स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन। 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस के दृष्टिकोण से। और इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी नीति का क्या महत्व है। हाल ही में 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन संपन्न जो हुआ है उसकी उपलब्धियां क्या है और चुनौतियां क्या है, यह हमारा प्रश्न है। चलते हैं इस प्रश्न को लेकर इसका क्या उत्तर हो सकता है। आप जानते हो कि अभी 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है कंबोडिया के नोम पेन शहर में हुआ, याद रखना है। और यह कब हुआ? 12 नवंबर 2022 को। इस सम्मेलन में हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति है मिस्टर जगदीप धनखड़ और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है। अब इस सम्मेलन में क्या क्या विषय को उठाया गया, भारत का इस पर क्या विचार रहा, आसियान कंट्री का क्या विचार रहा, आइए हम इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। इसके पहले हम आसियान को समझ लेते हैं कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। और इसका महत्व है, इसकी स्थापना 1967 में हुआ है और हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसकी जनसंख्या 65 करोड़ है और इसका कुल जीडीपी यदि देख लिया जाएगा तो $2.8 ट्रिलियन है, जो भारत के जीडीपी के लगभग बराबर है, याद रखना है। तो ध्यान में रखना है, एक ऐसा संगठन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मिलकर भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे को मदद करते हुए, विकास की संभावना को तलाश करते हुए भारत को विकसित बना सकता है। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमने कंबोडिया के नोम पेन में जो 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया है, इसमें हमने 1992 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 30 वर्ष हमारा हो गया है। इसलिए दोनों के बीच में मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया है, फ्रेंडशिप ईयर फॉर 2022 फॉर इंडिया एंड आसियान। तो ये मैत्री वर्ष पूछेगा कब मनाया गया, तो 2022 में। और 2022 भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने स्वतंत्रता का लगभग 75 वर्ष मना रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे, याद रखना है। तो भारत भी अपनी स्वतंत्रता के बाद 75 साल मनाने जा रहा है और आसियान के साथ 30वां वर्ष ऑलरेडी वर्षगांठ मनाने जा रहा है और यह मैत्री वर्ष के रूप में मनाया है। यह बहुत बड़ी बात है। और इसमें प्रतिनिधि जो भाग लिया, जैसा कि अभी आपने जाना कि भारत का उपराष्ट्रपति मिस्टर जगदीप धनखड़ एंड फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर हमारा डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है। हम देखते हैं कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। यह बैठक ऑलरेडी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी 30 इयर्स का मैत्री वर्ष के रूप में इसे मनाया गया और इसमें महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हमने विचारों को उठाया है। हमने रणनीतिक साझेदारी जैसे शब्दों पर जोर दिया है। हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर विशेष बल देंगे कि हम दोनों एक दूसरे विकास के लिए हम रणनीतिक दृष्टिकोण से कैसे थिंक टैंक के रूप में काम कर सकते हैं। और इसी के लिए ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमारे लिए आसियान डेवलपमेंट सेंटर के रूप में एक
संस्था बनाई गई है, याद रखना है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लेकर विचार विमर्श हुआ है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट एशिया में किसी प्रकार का टेररिज्म एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं और इसको रोकने के लिए एक दूसरे को हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस क्षेत्र में हमने वार्तालाप किया है। हमने साइबर सिक्योरिटी को लेकर साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर बात किया है। भविष्य में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया और डिजिटल वर्ल्ड जो है काफी तेज गति से ये शब्द काफी चलायमान है, तो इस संदर्भ में हमारा क्या क्या चुनौतियां आ सकती है उसको लेकर हमने कोऑपरेशन का बात किया है। हम मानव पूंजी का विकास कैसे करें, मानव को मानव संसाधन में कैसे परिवर्तन करें, इसके लिए हम दोनों मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। हम आसियान के सहयोग के माध्यम से बारूदी सुरंगों को कैसे हटा सकते हैं, इसका क्या टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर भी हमने समझौता किया है। इसके अलावा बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा है उसको लेकर हमने समझौता किया है। कब? 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2022 में, याद रखना है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी का नेटवर्किंग जो है उसका डेवलपमेंट कैसे समय के साथ सही तरीके से हो, इसको भी लेकर हमने सहयोग का विचार किया है। साथ ही विभिन्न प्रकार का जो विकास है वो विकास धारणीय विकास कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, टिकाऊ विकास कैसे हो, पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, इस पर हमने सहयोग संबंधित वार्तालाप किया है। साथ में दक्षिण चीन सागर में ऑलरेडी शांति व्यवस्था कैसे कायम हो, समय समय पर चीन के द्वारा इस क्षेत्र को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है और उसका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत आसियान के साथ मिलकर क्या कर सकता है, इस पर भी हमने वार्तालाप किया है। इस क्षेत्र में शांति, अस्थिरता, सुरक्षा को बढ़ावा कैसे मिले, इसको लेकर हमने नोम पेन कंबोडिया में बात किया है। यह ध्यान में रखना है। इस दृष्टिकोण से ऑलरेडी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने मेक इंडिया नामक जो प्रोजेक्ट बनाया है, पॉलिसी जो हमारी है, योजना जो है, इस योजना के माध्यम से भारत एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग आइटम को सप्लाई करने के लिए अर्थात ट्रेड को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे को कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसको लेकर भी हमने बात किया है। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल एंड वोकल फॉर ग्लोबल, याद रखना है। ध्यान में रखेंगे हमने स्थानीय उत्पाद को कैसे विश्वव्यापी बनाएं और इसके कैसे लोगों तक पहुंचाएं, इसको लेकर भी हमने बातचीत किया है। और इस प्रोजेक्ट को कैसे हिट हो, इससे ये यदि प्रोजेक्ट हमारा हिट हो गया तो स्थानीय स्तर पर हमारा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और इसका ग्लोबल अप्रोच हमारा बढ़ेगा। तो यह बहुत बड़ी बात है। चीन की जो विस्तारवादी पॉलिसी है उसको लेकर भी हमने चर्चा किया है कि चीन का जो दृष्टिकोण है काफी खतरनाक है। लगभग 14 देशों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है और सारे देशों को वो डिस्टर्ब किए हुए है और इसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसे शांत किया जा सकता है, इस पर भी हमने विचार किया है। फिलीपींस के अनेक द्वीपों पर वो कब्जा किया है। इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारा आसियान के साथ संबंध को आगे बढ़ाना काफी महत्व रखता है। मलेशिया में कई विमानों के माध्यम से ऑलरेडी इंकरेजमेंट जो किया है, इसको लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो असंतोष है, इस असंतोष को लेकर भारत कैसे उसे सहयोग कर सकता है, कैसे उसे संतुष्ट कर सकता है, ये बहुत बड़ा अवसर हमें ये बैठक उपलब्ध कराता है। कौन? भारत आसियान शिखर सम्मेलन, याद रखना है, जो 19वां शिखर सम्मेलन के रूप में ऑलरेडी हमारा हुआ है अक्टूबर 2022 में। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है जो जिसका आयोजन नोमपेन में हुआ, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा हिस्ट्री क्या है आसियान के साथ। तो हम जानते हैं कि भारत और आसियान के बीच में एक प्रकार से 1992 में दोनों के बीच में संबंधों का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ और क्षेत्रीय संवाद भागीदार के रूप में अर्थात सेक्टोरल पार्टनर बना। कब? 1992 में।
भारत आसियान के सेक्टोरल पार्टनर कब बना? 1992 में, याद रखना है। और डायलॉग पार्टनर कब बना? 1996 में। हमने 92-96 से बात करना आसियान ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू कर दिया था। लेकिन 2002 में ऑलरेडी शिखरीय वार्ता प्रारंभ किया। जो हमारा अपेक्स लीडर है और वहां का जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, जनरल सेक्रेटरी है, उसके साथ हमने बात किया। वहां के प्रमुख लोगों के साथ हमने वार्तालाप किया है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और 2017 में हमने सामरिक भागीदार के रूप में दर्जा दे दिया गया। भागीदार को याद रखना है। सामरिक भागीदार का मतलब यह होता है कि रक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है, उसे भारत का सहयोग ले सकता है। और भारत को यदि सामरिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आसियान उस समय मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। तो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं और यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और पहली बार आसियान देशों का रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री के साथ मिल बैठकर सामरिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण नीति का निर्माण करेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है दक्षिण पूर्व एशिया में। इसके लिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था, उसको हमने अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। अर्थात सिर्फ हम देखेंगे नहीं दक्षिण पूर्व एशिया को, बल्कि हम उसके लिए कुछ करेंगे और वो हमारे लिए करेगा। इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे दोनों के बीच में कैसे कनेक्टिविटी डेवलप हो, सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से यदि आसानी से जुड़ जाएगा तो वो क्या हो रहा है कि हमारा इससे व्यापार बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों में परिवर्तन सकारात्मक आएगा। तो इससे दोनों देशों को, दोनों संगठन, एक संगठन और दूसरे देशों के बीच के लोग जो हैं उन लोगों को काफी लाभ होगा। आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ेगा। हमने इस पॉलिसी के माध्यम से घनिष्ठ राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाया है। हमारा जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको काफी तीव्र कर दिया है। इसका मकसद एक ही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत को कैसे अधिक से अधिक लाभ हो और चीन को जो 14/8 है उसको कम करने में यह संगठन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसका महत्व है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, ऑलरेडी यहां पर उग्रवाद बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है और कर चोरी की बहुत बड़ी समस्या है, टैक्स इवेशन की बड़ी बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को कम करने के लिए हमें आसियान कंट्री कैसे मदद करेगा ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में इन सारी समस्याओं को कम से कम कर सकें। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के जितने सारे वैट सोशल एलिमेंट हैं, इन लोगों के द्वारा श्रम देना बंद हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो भारत आसियान के बीच में क्या रिलेशन है और इसका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, इसको हमने चर्चा किया है। वर्तमान संदर्भ में हम देख लें कि इसका क्या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से महत्व है आसियान का। तो वर्तमान में आज भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन? आसियान कंट्री है, याद रखना है। चौथा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनरशिप, ट्रेड पार्टनर किसके साथ है? हमारा आसियान के साथ है, याद रखना है। और वर्तमान में हमने उसके साथ लगभग 80 अरब डॉलर का व्यापार कर रहा है। भारत आसियान के साथ 80 अरब डॉलर का व्यापार कर रहा है और इसको बढ़ाकर 200 अरब डॉलर किया जा सकता है। कितना अरब डॉलर? 200 अरब डॉलर किया जा सकता है। इसके लिए हमको और काम करने की आवश्यकता है, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चीन के द्वारा जो व्यापार के क्षेत्र में चुनौतियां उपलब्ध कराई जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम व्यापार को बढ़ाएंगे और यह हमारे लिए काफी अच्छा कदम होगा। और पूरे व्यापार में लगभग 11% व्यापार हम आसियान कंट्री के साथ करते हैं। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा ये सब पड़ोसी ऑर्गेनाइजेशन है, यह ध्यान में रखना है। इसके लिए हमने क्या क्या किया? तो हमने वस्तु क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता किया 2009 में, याद रखना है। और सेवा और निवेश क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता किया है 2004 में। तो इस प्रकार से 4 और 9 में ऑलरेडी जो समझौता किया है इससे हमारा व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह है
कि ऑलरेडी 2021-22 में हमने देखा है जो भारत में ऑलरेडी जो एफडीआई हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, हमने देखा है कि सर्वाधिक जो भागीदारी है सिंगापुर का है। और सिंगापुर क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में है, आसियान कंट्री का मेंबर है, याद रखना है। और इस प्रकार हमने देख रहा है कि 118 अरब डॉलर के आसपास हमारा एफडीआई है, याद रखना इन क्षेत्रों से, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड की भूमिका है। इन 5 देश की भूमिका, और 5 देश का भूमिका क्यों नहीं? तो हम इसको बढ़ा सकते हैं और निवेश को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इससे हमारा आर्थिक हित होगा और आर्थिक रूप से हम सशक्त होंगे, याद रखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अब सवाल है कि इसको हम कैसे बढ़ाएं, व्यापार को कैसे बढ़ाएं, निवेश को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए प्लानिंग है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में जो हमारा कनेक्टिविटी सड़क का और रेल का यदि हो जाती है तो इससे व्यापार को काफी गति मिलेगा और तेज गति से हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा कलाधाम जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यदि ये डेवलप हो जाता है तो कलकत्ता बंदरगाह से ऑलरेडी हम देखते हैं म्यांमार का सितवे बंदरगाह के बीच में हमारा दूरी कम जाती है। ये यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ऑलरेडी 1320 किलोमीटर दूरी कम जाती है कलकत्ता से म्यांमार के बीच में। कब? जब ये बंदरगाह पूरी तरह डेवलप हो जाता है, कलकत्ता से लेकर म्यांमार के सितवे बंदरगाह। इसका प्रभाव क्या होगा कि हम भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में आसानी से पहुंच सकते हैं और इसको पहुंचने में हमारी दूरी सीधे कम जाएगी। 1800 किलोमीटर ऐसे लगता है कलकत्ता से लेकर मिजोरम पहुंचने में। लेकिन यदि हम इस बंदरगाह को डेवलप कर देते, इस कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट को हिट कर देते हैं तो हमारा दूरी जो है ऑलरेडी कम जा रहा है 930 किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। ध्यान में 1800 से घटकर सीधे 930 किलोमीटर हो जा रहा है। तो ये एकदम सीधे आधा आधा कम जा रहा है। तो हमारा व्यापार गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं? व्यापार गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार कोलकाता और मिजोरम के बीच में दूरी को कम करने के लिए भी कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट की महत्ता है, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। और आसियान जो है हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका संबंध हमारा आज से नहीं है, यह हजारों वर्षों से, याद रखिएगा कि हम 6ठी शताब्दी 600 एडी के आसपास भारत ने जबरदस्त ऑलरेडी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया है और उस समय से हमारा हजारों वर्षों से संबंध रहा है और हमने आसियान के एकता को प्राथमिकता दिया है। एकता और अखंडता एकदम सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए भारत तत्पर है, याद रखना है। चाहकर भी चीन उसे परेशान नहीं कर सकता है और किसी देश को अलग नहीं कर सकता है, याद रखना है। अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने में भारत पक्षधर है, याद रखना है, और इसका महत्व है, याद रखेंगे। इसी के लिए एशिया भारत केंद्र का स्थापना किया है ताकि भारत इन आसियान कंट्री के आसियान भारत केंद्र का स्थापना किया ताकि आसियान के साथ मिलकर भारत का विकास कैसे किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार का फंड क्रिएट किया है। हमने आसियान के और भारत मिलकर ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कैसे आगे बढ़े और ग्रीन फंड का कैसे विकास हो। ग्रीन फंड का मतलब यह हुआ कि ऐसा फंड होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट वहीं पर किया जाएगा जहां सतत विकास की संभावना है, जहां कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसका मतलब हम सतत विकास, टिकाऊ विकास पर जोर दे रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। हालांकि इस संदर्भ में कुछ हमारे पास समस्या भी है। समस्या यह है कि म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है 2021 में, तो ये आसियान के लिए चुनौती का विषय है क्योंकि वहां का मकसद अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये जो है तानाशाही करता है, यह ठीक बात नहीं। इसलिए भारत आसियान के माध्यम से वो हमेशा दबाव बनाना चाहता है कि उस सैन्य संगठन जो तख्ता पलट किया है वो ठीक नहीं, उसका तुम विरोध करो। दूसरा, ऑलरेडी आसियान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो यूक्रेन जैसे देशों के साथ मिलकर भी काम करना चाहता है, रशिया जैसे देशों के साथ भी मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि दोनों आज युद्ध में फंसा हुआ है। इसलिए चाहकर भी ऑलरेडी
अपने आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। भारत का रसिया के साथ ऐसा डिप्लोमेटिक रिलेशन है कि वर्तमान समय में कच्चे तेलों को आसानी से आयात कर दे रहा है संबंधों के आधार पर, लेकिन और सारा देश को, आसियान कंट्री को, हमें ऑलरेडी कच्चे तेल लाने में भारी परेशानियां हो रही है, खाद्य आपूर्ति में भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी संकट उपस्थित है। इस कारण से भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के आधार पर रसिया के साथ संबंध बनाते हुए अपनी आवश्यकता तो पूरा कर लिया, लेकिन आसियान को प्रॉब्लम हो रहा है। चाइना यूएसए के बीच में जो संघर्ष चलता है, इसको लेकर भी आसियान कंफ्यूजन में रहता है। वो क्या कर सकता है? एक तरफ चाइना को खुश करना है, दूसरी तरफ अमेरिका को खुश करना है। इस संबंध में ऑलरेडी बाइडेन का भी स्टेटमेंट जबरदस्त है कि इस क्षेत्र में शांति स्थिरता के लिए और मुक्त व्यापार क्षेत्रों में अमेरिका हर संभव सहयोग करेगा। लेकिन चीन भी यहां पर ज्यादा एग्रेसिव है, यह भी एक चिंता की बात है। ब्राजील के साथ भी आसियान का बढ़िया ऑलरेडी संबंध है और विभिन्न क्षेत्रों में वो समझौता किया है। इस प्रकार आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते ऑलरेडी हर देश और हर संगठन के साथ वो संपर्क स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, ताकि आसियान का सही दिशा में विकास हो सके। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। अपने हितों को लेकर आसियान के साथ मिलजुल कर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास के लिए काफी अग्रसर है और ये लगातार बैठक करता रहता है। ध्यान में रखना है, पूछेगा ऑलरेडी आसियान का बैठक 2023 में कहां होगा, तो इंडोनेशिया में। याद रखना है आसियान देशों का जो बैठक पहला बार कहां हुआ था, तो 1976 में बाली में, इंडोनेशिया में। ठीक है, वो अलग है। भारत आसियान जो संबंध है इससे अलग है, याद रखना। ये अपने स्तर पर भी बैठक करती है। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा कि आसियान +3 में कितने कंट्री हैं, तो आसियान का मतलब तो आसियान हो गया 10 देश। इसके अलावा चाइना, जापान और साउथ कोरिया। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि आसियान +3 में कौन है, कौन नहीं है, तो कौन है याद रखिएगा, चीन, जापान, साउथ कोरिया याद रखेंगे। इसके अलावा आसियान +CIR में कौन देश है, तो आसियान प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसको आपने ध्यान में रखेगा। और आसियान का स्थापना कब हुआ, 67 में। हेड क्वार्टर कहां, जकार्ता में। जनसंख्या कितना है, 65 करोड़ की आबादी है। जीडीपी इसका ये है, याद रखना है। और 19 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां हुआ, कंबोडिया में। याद रखना है किस वर्ष के रूप में मनाया, मैत्री वर्ष के रूप में। याद रखना है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का भारत से प्रतिनिधित्व कौन किया, तो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति मिस्टर जगदीप धनखड़, याद रखना है। भारत आसियान के बीच में ऑलरेडी एफडीआई क्या है, तो $118 के आसपास है। और व्यापार जो हमारा कितना है, तो $88 अरब के आसपास है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा वस्तु मुक्त व्यापार समझौता और सेवा निवेश क्षेत्र के बीच में व्यापार समझौता कब हुआ, तो 2004 और 2009 में हुआ, याद रखेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ निर्वहन कर रहा है, तो वो आसियान हो जाएगा, ध्यान में रखना है, याद रखना है। इस प्रकार से ऑलरेडी इससे संबंधित सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ गर्दा। समझ में आया? यस सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।